हेलो एवरीवन। एक पंथ दो काज, ये मुहावरा आपने सुना होगा और शायद इसका तात्पर्य भी आपको पता हो, जिसका मतलब है कि कोई ऐसा कार्य किया जाए या कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिसके माध्यम से हम दो लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आज यहाँ पर मैं भी कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कई बार आप किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसको लेकर एक बेसिक कॉन्सेप्ट या टॉपिक को लेकर समझ विकसित नहीं हो पाती है, उसमें दुविधा रह जाती है और उसकी बेहतर समझ को लेकर कई बार जो क्वेरीज होती हैं उसको भी सही तरीके से समझाया नहीं जाता है। तो एक विषय की अच्छी पकड़ और एक विषय के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने के लिए, दूसरा उस विषय से संबंधित यदि आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो उसका जब उत्तर लेखन को लेकर समस्या जो आती हैं, चाहे वो तकनीकी स्थिति हो, चाहे उसके प्रारंभिक बिंदु हो, निष्कर्ष लिखना हो, मुख्य भाग में विस्तार करना हो, किन चीज़ों को समाहित करना हो, ऐसे कई सारी समस्याएं आपके समक्ष उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करने जा रहा हूँ एक वीडियोस के माध्यम से, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीक में ऐसे 3 या 4 वीडियो ज़रूर आपको मिलें, जहाँ पर हम पर्टिकुलर एक विषय वस्तु लें, एक टॉपिक लें और इस टॉपिक को लेकर इसको टॉपिक को समझें भी और समझने के साथ साथ ये भी देखें कि यदि इससे संबंधित आपको मैं प्रश्न देता हूं उस प्रश्न को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। यूपीपीएससी मेंस को लेकर जो बच्चे अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन बच्चों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो मेरा काम है यहाँ पर यूपीपीएससी मेंस को ध्यान में रखकर कार्य करना है। मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया करूँगा, प्रश्न जो कि ऑलरेडी शेयर किए जा रहे हैं आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप ऐप में। वहाँ पर प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चन शेयर किया जाता है और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर टॉपिक को समझाने के साथ एक उसका आंसर फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों की समस्याओं को मैं अपने स्तर पर इसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। इसी कड़ी में आज का जो पहला प्रश्न है वो नीति शास्त्र से लिया गया है। नीति शास्त्र आपके जीएस या मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 4 है और इस पेपर नंबर 4 की अगर बात करें तो आपके पूरी विषय वस्तु में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, अर्थात कि एक ही विषय वस्तु पढ़नी है जिसमें आपको पूरे 200 नंबर के मार्क्स वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं और ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं या ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि आप यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं या ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं। इस कड़ी में जो पहला प्रश्न है आज का वो देख लेते हैं। आज का जो प्रश्न है जो कि ऑलरेडी दिया जा चुका है, काफ़ी सारे बच्चों ने इसकी आंसर राइटिंग भी की, जिन लोगों ने नहीं की चलिए उनको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और इसकी आंसर राइटिंग भी करना सिखाएंगे। प्रश्न था कि नीति शास्त्र क्या है, मानव जीवन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। 200 शब्दों में इस प्रश्न को आपको लिखना था और जब आपको इस प्रश्न को आंसर राइटिंग करनी हो तो आप इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नीति शास्त्र क्या है और उसके बाद मानव जीवन में इसकी भूमिका क्या हो सकती है। 200 शब्दों में इसको लिखना है तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि नीति शास्त्र होता क्या है। देखिए, नीति शास्त्र का मतलब है कि एक व्यक्ति से एक मानव के सामाजिक और सार्वजनिक या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत दोनों ही जीवन पर नैतिक सिद्धांतों का क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन में क्या अच्छा है, अधिकार उसको क्या प्रदत्त हैं, वो उसका प्रयोग कैसे कर सकता है, अच्छा बुरा क्या होता है, उचित अनुचित क्या होता है, नैतिक अनैतिक क्या होता है और उसके अनुरूप वो अलग अलग क्षेत्रों में कैसी प्रक्रियाओं के अनुरूप उसको संचालित करता है या उसके अनुरूप सामाजिक, प्रशासनिक, राष्ट्रीय, पर्यावरणीय अलग अलग स्तरों पर नैतिक आयामों को, सिद्धांतों को कैसे परिपालित करता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके आचरण का मूल्यांकन करता है और इसी से संबंधित आपको एक परिभाषा देनी थी। परिभाषा के संदर्भ में देखिए, नीति शास्त्र में परिभाषाएं कई तरीके की हैं और नीति शास्त्र हर एक व्यक्ति, परिवार, समाज या पर्टिकुलर किसी पेशेवर क्षेत्र या विशेष जगह को लेकर नीति शास्त्र के मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा अपने आप में क्या हो सकती है, तो एक ऐसा परिभाषा लिखें जो कि लगभग आपको सब कुछ को समावेश कर दे और पूरी तरीके से उसे संचालित कर सके। तो यहाँ पर एक परिभाषा देंगे। परिभाषा क्या है? नीति शास्त्र मानव नियमों एवं आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण होता है। नीति शास्त्र शुभ आचरण का अध्ययन करता है। साथ ही नीति शास्त्र का लक्ष्य व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण करना है। इसके अतिरिक्त यह मानवीय प्रयासों में सही गलत, उचित अनुचित, अच्छा बुरा में फर्क करने की एक त्वरित जागरूकता होती है। तो अगर हम देखें तो आप नीति शास्त्र के अंतर्गत परिभाषा देने के संदर्भ में
मूल तथ्यात्मक एक होता है कि आप अच्छे बुरे, कह सकते हैं कि गलत सही के में अंतर करना सीखते हैं। नैतिकता हमें यही सिखाती है, नीति शास्त्र के सिद्धांत हमें यही कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन परिस्थितियों में किस प्रकार का निर्णय उचित हो सकता है और क्या करना अनुचित हो सकता है। और जब इसका ज्ञान होता है तो व्यक्ति समाज, परिवार, राष्ट्र में उन्हीं कर के अनुरूप निर्णय लेता है, उन्हें संचालित करता है और क्रियान्वित करता है। तो जब नीति शास्त्र की आपकी परिभाषा स्पष्ट होती है तो आपको एक पूरा जो अवलोकन है कि हमें इसकी मानवीय भूमिका देखनी, कि मानव में या मानवीय जीवन में नीति शास्त्र कहाँ और किस रूप में आपको कह सकते हैं कि प्रभावित करता है, या आपको एक लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, या आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब इस ओर आते हैं तो मानव जीवन अगर हम देखें तो मानव एक व्यक्ति के लिहाज से व्यक्तिगत स्तर पर भी उसकी कुछ मान्यताएं हो सकती हैं, अवधारणाएं हो सकती हैं, और एक सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक जीवन में भी उसकी कुछ अपनी मान्यताएं, सिद्धांत, चीजें हो सकती हैं जिसके अनुरूप वो आचरण करता है। एग्जाम्पल वाइज, जैसे परिवार में अगर आप हैं, परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, तो परिवार के भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है आप स्वच्छंद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और जहां लेकिन पारिवारिक स्तर के जो मूल्य हैं, नैतिक का सिद्धांत ये कहेगा कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करें, ये ज्यादा उचित है, ना कि वहां पर आप अपनी ओर, वहां पर अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को वहां पर प्राथमिकता दें। हमेशा कहा जाता है कि नैतिक सिद्धांत या नीति शास्त्र कहता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं को वहां पर सार्वजनिक जीवन पे प्रधानता नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि सार्वजनिक लाभ या वहां पर उसके ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेनिफिशियल है तो हमें सार्वजनिक मूल्यों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नीति शास्त्र का मानवीय जो जीवन है उसके संदर्भ में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में उसके आचरण का नियमन, नियंत्रण, मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन करता है नीति शास्त्र के सिद्धांत। ये आपको बताएगा कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप आपको किस तरीके का आचरण करना चाहिए, परिवार में कैसे रहना है, बड़ों से आप जैसे मिलते हैं तो बड़ों के मिलते ही क्या आचरण है कि हमें उनसे ग्रीट करना है, उन्हें आ जाते हैं उनके पैर छूना है, उन्हें वहाँ पर अपने घर में लेकर आना है और उनकी अच्छे से देखभाल, बाकी सारी चीज़ों को, उपस्थिति, खाना पीना, हर चीज़। कहने का मतलब कि आप अपने बड़ों को आदर दें, सम्मान दें, और जो हो सकता है अपने स्तर पे करने में सक्षम, उनको गोइंग करें। कोई आपके घर में आता है तो उनका आप स्वागत करें, ये सब कुछ हमें सिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप आपके आचरण का नियमन कैसा होगा, नियंत्रित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनियंत्रित ना हो कि घर में अगर कोई मेहमान आए हैं तो वहाँ पर आप अपनी जीवन शैली जो भी है, मान लीजिए शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वहाँ पे टीवी इत्यादि का वॉल्यूम कितना होगा, किस तरीके से आपको रहना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। इसके बाद नीति शास्त्र मानकों में ईमानदारी, दया, निष्ठा जैसे सदाचारों को भी शामिल किया जाता है। तो सार्वजनिक सिद्धांतों के अंतर्गत जो नीति शास्त्र हमें सिखाता है, नीति शास्त्र कहता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो भी कार्य करते हैं वो ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक लोक प्रशासक है या एक व्यक्तिगत जीवन में लोक प्रशासक जो है वो सार्वजनिक मूल्यों के अनुरूप एक सार्वजनिक, कह सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट होता है, और ऐसी स्थिति में वह अपने कार्यों को लेकर ईमानदार रहे, लोगों के कल्याण के संदर्भ में कार्य करे, यही हम उनसे अपेक्षा करते हैं। तो नीति शास्त्र क्या है, सार्वजनिक जीवन में अगर हम देखें तो जो एक मानक हैं, चाहे वो ईमानदारी हो, दया दूसरों के प्रति होनी चाहिए, जो असहाय हैं वहाँ पर उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, दया होनी चाहिए, और यदि कोई परेशानी में है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, निष्ठा और सदाचार को इसमें सम्मिलित करता है। साथ ही साथ यहाँ पर नीति शास्त्र लोगों को कुछ अधिकार, शक्तियाँ और सिद्धांत इत्यादि भी प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पर जीवन का अधिकार है, सभी मनुष्य को यहाँ पर मानव जीवन में एक जीने का अधिकार दिया गया है, जोखिम में स्वतंत्रता का अधिकार है, निजता का अधिकार भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त आधारभूत मानवीय मूल्यों का विकास भी इसमें सम्मिलित है। आधारभूत मानवीय मूल्य क्या हैं, जैसे कि सत्य बोलना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, सेवा भावना होनी चाहिए, हेल्प आउट करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, वहाँ पर अहिंसा करनी, आपको शांति, अहिंसा और न्याय का वहाँ पे पालन करना चाहिए। तो एक अच्छा समाज वही है जहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो तो एक बेहतर न्याय प्रणाली वहाँ पे संचालित हो रही हो,
साथ ही साथ किसी प्रकार की हिंसा वहाँ पर ना हो रही हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करते हों, सेवाभारती, ये सब क्या सिखाता है? ये नीति शास्त्र है। और यही नीति शास्त्र जो होता है उसी के द्वारा मानव जीवन में अगर हम देखें तो सेवा भावना, प्रेम, सत्य, अहिंसा जैसे मूल्यों का विकास देखा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि पारिवारिक स्तर पर भी अगर देखें, मानव जीवन के पारिवारिक मूल्यों की चर्चा करें, जहाँ पर नीति शास्त्र आपको गाइड करता है कार्य विभाजन को लेकर। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यदि एक ही व्यक्ति सारी कह सकते हैं कि कार्य योजनाओं का संचालन करे तो उस पर बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन परिवार क्या है? परिवार है कि जो लोगों को अपने कह सकते हैं परिवार सपोर्ट करता है। वहाँ पर यदि आप परेशानी में हैं तो पूरा आपके भाई बहन हैं या मम्मी पापा हैं, वहाँ पर क्या होंगे? आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो। जैसे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम मान लीजिए नहीं निकलता है, तो वहाँ पर अगर नहीं निकलता है तो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से प्रयास करो। जो कमियां रह गई हैं, हो सकता है इस बार कोई कमी रह गई है, जो भी कमियां रह गई उसे पहचानो, फिर से प्रयास करो और इस बार अगली बार हो सकता है आप ज़रूर सफल होगे। तो वहाँ पर आपको इमोशनल, इकोनॉमिकल सपोर्ट करता है परिवार। कार्यों का विभाजन कर लेता है कि वो जितनी हेल्प कर सकते हैं वो कार्यों को अपने स्तर पर करके आपको वहाँ पर एक बेहतर माहौल उत्पन्न कराते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। विश्वास जो होता है, सीखते हैं हम किसी पे विश्वास करना, ये हम परिवार से सीखते हैं। क्योंकि परिवार में आपके मॉम डैड हैं, आपकी जो होती हैं सिस्टर होंगे, आपके भाई बहन होंगे, तो वहाँ पे क्या है? आप उन पर ट्रस्ट करना, किसी पे ट्रस्ट। और बाहर फिर हम धीरे धीरे किस तरीके से लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, जो ट्रस्ट करने की पहली जो प्रक्रिया शुरू होती है वो भी हम परिवार से सीखते हैं। साथ ही साथ उचित वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सब लोग अच्छे से रहते हों, प्रेम भावना से रहते हों, न्याय और दूसरों का भेदभाव कोई ना करते हों, मॉम डैड, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। चरित्र का विकास, नीति शास्त्र के प्रभाव को स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखा जाता है। तो अगर हम देखें तो पारिवारिक स्तर पर भी नीतिगत सिद्धांतों का एक बहुत ही स्पष्ट उल्लेख वहाँ पर है, स्पष्ट भूमिका है वहाँ पर। चाहे वो सहयोग, विश्वास जैसे मूल्यों को विकसित करना हो, चाहे एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए किस तरह की गतिविधियां वहां पे संचालित करनी हो, चाहे एक व्यक्ति के चरित्र का विकास। कहते हैं ना कि आपके किसी व्यक्ति ने यदि कोई अच्छा काम किया या उसका गलत काम किया है तो लोग एक सवालिया निशान लगाते हैं कि उसका पालन पोषण ही ऐसा हुआ, उसका चरित्र ऐसा है क्योंकि उसका परिवार ऐसा है। तो वहाँ पर क्या है? परिवार में जिस तरीके से आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जिस तरीके चीज़ें आप देखते हैं आप वही सीखते हैं और वैसा ही समाज में व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मनुष्य के चरित्र का विकास काफी हद तक परिवार के द्वारा प्रभावित होता है। नीति शास्त्र के अन्य पक्षों को जहां पर मानवीय भूमिका के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि नीति शास्त्र किसी विशेष जगह पर पेशेवर एवं विधिक दिशा निर्देशों के द्वारा शासित होता है। अर्थात कि जैसे भारत का है, भारत में अगर हम देखें तो नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत हमें बड़ों के संदर्भ जब हम मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। विदेशों में लेकिन ऐसा नहीं है। विदेश में वहाँ पर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हाय हेलो, गले मिल गए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो अगर हम देखें तो नीति शास्त्र के सिद्धांत जो होते हैं विषय विशेष जगह पर और साथ ही साथ वहाँ पर माहौल और पेशेवर गतिविधियों के लिहाज से बदल सकते हैं। ठीक है, आदर वो भी करते हैं, हम भी करते हैं अपने बड़ से बड़ों का, लेकिन उसका तरीका क्या है अलग अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सार्वजनिक जीवन, राष्ट्रीय कर्तव्यों, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासकीय मूल्यों के विकास में नीतिगत शास्त्रों में नीति शास्त्र सिद्धांतों के द्वारा ही मनुष्य को किसी कार्यवाही के संबंध में निर्णय लेने, उसमें उन्हें जागरूक करने, कर्तव्यों के निर्वहन में मार्गदर्शन भी हमें प्रदान करता है। तो अगर हम देखें तो नीति शास्त्र मानव जीवन के कई अलग अलग पहलुओं और पक्षों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि मूलतः अगर हम नीति शास्त्र को देखें तो नीति शास्त्र मूलतः मनुष्य के सार्वजनिक जीवन की बात करता है और सार्वजनिक जीवन के तौर पर पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना हो या फिर जीव जातियों का नष्ट होना हो, पर्यावरण का वहाँ पे कह सकते हैं नष्ट होना हो, पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हों, जीव जंतु विलुप्त हो रहे हों, तो ये सारी जब परिस्थितियां हम देखते हैं तो वहाँ पर नीति शास्त्र ये भी कहता है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र से हम कहते हैं कि वहाँ पर पर्यावरणीय नीति शास्त्र के अंतर्गत मानव को पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जागरूक करना और उसे एक बेहतर क्रियाविधियां जीवन शैली की ओर लेकर आगे बढ़ना। सार्वजनिक जीवन साथ ही राष्ट्रीय कर्तव्यों के संदर्भ में अपने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा आपका पहला दायित्व होना चाहिए।
प्रशासकीय मूल्यों के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करें, लोक कल्याण की भावना रखें, सुशासन के संदर्भ संचालित करें, ईमानदार रहें, सत्यनिष्ठ रहें जैसे मूल्यों का विकास भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, मनुष्य को एक अच्छा निर्णय लेने, वो किसी भी इन फील्ड में किसी में भी वो है तो वहाँ पर निर्णय के लेने में उसे सक्षम बनाता है, उसे ये सिखाता है कि अच्छा और बुरा क्या है, आपको कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कौन सा निर्णय नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त यह मानव के समक्ष उपस्थित नैतिक दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। नैतिक दुविधाएं कई तरीके की हो सकती हैं। नैतिक दुविधाएं जैसे हम केस स्टडी के रूप में भी पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है, मान लीजिए दो रेल की पटरियां हैं। एक रेल की जो पटरी है उस पर एक बच्चा खेल रहा है और वो रेल की पटरी संचालित नहीं होती है। अब रेल उस पर, या रेल जो ट्रैक है वो यूज़ में नहीं है। दूसरा जो रेल ट्रैक है जो कि अभी भी उस पर रेल जो होता है उसको आने जाने के लिए रेल परिवहन के तौर पर प्रयोग करते हैं और वहाँ पर करीब 10 बच्चे खेल रहे हैं। एक पटरी जो कि यूज़ में नहीं है वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है, एक पटरी जो यूज़ में है वहाँ पर 10 बच्चे खेल रहे हैं। आपके समक्ष वहाँ आप मान लीजिए एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर एक स्विच है जिसके माध्यम से आप रेल का ट्रैक बदल सकते हैं और उसे उस ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं जो कि प्रयोग में नहीं है, लेकिन वहां पर एक बच्चा खेल रहा है। अब आपके समक्ष दुविधा है कि एक बच्चे को बचाया जाए या 10 बच्चे को बचाया जाए। ट्रेन आ जाए, अब ऐसी स्थिति में आपके पास स्विच है, आप चेंज कर सकते हैं। तो एक नैतिक दुविधा है। अब इस नैतिक दुविधा में आप क्या निर्णय लेंगे? तो इस नैतिक दुविधाओं में निर्णय लेने में भी आपको सक्षम बनाता है कि कौन सा निर्णय उचित होगा। और इसके संदर्भ में क्या करता है, वो आपके समक्ष समस्या को परिभाषित करता है, अनिवार्य तथ्यों को जुटाता है, उसका समाधान विकल्प सूची और उस पर चर्चा करने के लिए आपके पास अवसर उपलब्ध कराता है और उसके बाद एक कार्यवाही योजना को प्रस्तुत करके सिफारिश करता है कि आप इस प्रकार की प्रक्रिया को लेकर चल सकते हैं, इसे आप संचालित कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो नीति शास्त्र का मानव जीवन में जो सबसे बड़ा मूल्य है वो है उसके नीति निर्णयों को लेकर मार्गदर्शन करना, प्रभावित करना, उचित अनुचित का ज्ञान कराना। अंततः आप ये कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि मानवीय जीवन के मूल्यों एवं दिशा निर्देशों की औचित्यता, सार्वभौमिक सिद्धांतों का विश्लेषण, मूल्यांकन व अनुसरण में नीतिशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। नीतिशास्त्र किसी के व्यवहार को प्रतिबंधित नहीं करता, अपितु यह अच्छे का पता लगाने और उसे प्राप्त करने में मदद करता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि नीतिशास्त्र सिर्फ व्यक्ति को समाज में या जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके समक्ष, उसके संदर्भ में अच्छा और बुरे का आकलन करके उसे एक सही निर्णय लेने में मदद करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो नीतिशास्त्र का मानव जीवन में अलग अलग पक्षों में कहीं भी किसी प्रकार की परिस्थितियों में उसे एक अच्छा और उचित निर्णय नैतिक स्वरूप के अनुरूप लेने में मदद करता, यही नीतिशास्त्र की उसकी भूमिका है। तो आज हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, एक पंथ दो काज वाला काम किया। हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को हमने समझा, एक टॉपिक को फिर नीतिशास्त्र क्या है, नीतिशास्त्र का मानव जीवन उपयोग क्या है और किस तरीके से, और इसके एक आंसर फॉर्मेट में भी हमने देख लिया। अब अगर उस क्वेश्चन के आंसर फॉर्मेट की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे शुरू किया है, अब ये क्वेश्चन था आपका कि नीतिशास्त्र क्या है, मानव जीवन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। 200 शब्द यहाँ पर आपको लिखने आते हैं। आप अपनी भूमिका में यहाँ पे नीतिशास्त्र की परिभाषा लिखते हैं और नीतिशास्त्र की इस परिभाषा में आप स्टार्टिंग में इसे आप जो भी शब्द देना चाहते हैं तो 2 शब्दों के संदर्भ में अगर आप देखें तो आप इसे 50 शब्द दे सकते हैं लिखने के संदर्भ, ठीक है। कितने? 50। अब इस 50 शब्दों के बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं तो नीतिशास्त्र का मानव जीवन में भूमिका है, आप यहां पर देखें तो इसे करीब आप 100 to 120 शब्द इसको दे सकते हैं मुख्य भाग में, और इसके बाद जब आप निष्कर्ष में जाते हैं तो फिर से 40 और 50 शब्द दे सकते हैं। तो ओवरऑल के संदर्भ में इस क्वेश्चन को लिखने का जो फॉर्मेट है 50, 150 या 40, 120, 40 के संदर्भ में आप यहां पे इसको डिवाइड करके 200 वर्ड में क्वेश्चन को अच्छे से परिभाषित करते हुए, टॉपिक का विश्लेषण करते हुए, एग्जाम्पल और तथ्यों का समावेश करते हुए आप इस उत्तर को अच्छे से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी नए टॉपिक को लेकर उसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर फॉर्मेट पर भी चर्चा करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये टॉपिक, इस तरीके की प्रक्रियागत स्थितियाँ आपके मुख्य परीक्षा और विषय के समझ दोनों को विकसित करने में सहायक होंगे। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।